दोस्तों, सावरकर के बारे में आपने इंटरनेट पर जरूर सुना होगा। अब तो रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर के ऊपर एक मूवी भी आ रही है। काले पानी की सजा बेहद ही खतरनाक होती है और ये सजा सावरकर को क्यों हुई, और सावरकर के बारे में सबसे फेमस बात यह है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी। क्यों सावरकर का इतिहास इतना कंट्रोवर्शियल रहा है। क्या दामोदर सावरकर एक वीर हैं या एक माफी वीर। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। दोस्तों, सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के पास भागोर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और उनकी माता का नाम राधाबाई था। जब ये केवल 9 साल के थे तब इनकी मां की मृत्यु हैजा की वजह से हो गई। इसके 7 साल बाद जब ये 16 साल के थे तब प्लेग की महामारी की वजह से इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई और इनके माँ पिता के चले जाने की वजह से इनकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1901 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और तभी यमुनाबाई नाम की लड़की से इनकी शादी हो गई। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। दोस्तों, 1904 में इन्होंने अभिनव भारत के नाम से लोगों का एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनाया। एक साल बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कॉलेज के समय से ही वे देशभक्ति के ऊपर भाषण देते आए थे। दोस्तों, 1908 में इन्होंने एक किताब को तैयार किया जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, लेकिन इसकी प्रिंटिंग के लिए बहुत दिक्कत हुई। फिर लंदन से लेकर पेरिस और फिर जर्मनी तक ट्राई किया, लेकिन वे असफल रहे। फिर ये सीक्रेटली पोलैंड में जाकर के प्रिंट हुई और इनकी कॉपीज फ्रांस में भिजवाई गई। इस किताब में वो बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गोरिल्ला टेक्निक की पद्धति से युद्ध करने की टेक्निक सिखाई। 1909 में सावरकर के दोस्त और उनके फॉलोअर, जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में एक अंग्रेज अफसर को मार दिया। ढींगरा के इस काम से भारत में और ब्रिटेन में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गईं। सावरकर ने ढींगरा की हेल्प करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंग्रेज सरकार ने ढींगरा को बड़ी ही चालाकी से और बड़े ही गुप्त रूप से मार दिया और इससे लंदन में रहने वाले स्टूडेंट भड़क गए। सावरकर ने ढींगरा को देशभक्त बताकर इस विद्रोह को, इस क्रांतिकारी विद्रोह को और ज्यादा वायलेंट कर दिया। और सावरकर की इन एक्टिविटीज को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर को आगे की प्रक्रिया के लिए भारत ले जाने का उनका प्लान बना और जैसे ही सावरकर को इस बात की खबर लगी कि उनको भारत ले जाया जाएगा तो उन्होंने अपने एक मित्र को एक लेटर के थ्रू बता दिया कि जहाज जब फ्रांस रुकेगा तो वहां से हम लोग भाग निकलेंगे। दोस्तों, फिर क्या होता है, जहाज रुकता है और सावरकर बड़ी ही चालाकी के साथ पानी में कूद जाते हैं और समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग निकले जैसा कि प्लान में था। लेकिन उनके दोस्त को आने में देरी हो गई तो फिर उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 24 दिसंबर 1910 को उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, सावरकर जी को काले पानी की सजा सुनाई गई थी और वो सजा क्यों सुनाई गई थी, इससे पहले हमको जानना होगा कि इस काले पानी की सजा होती क्या है। दोस्तों, ये सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। ये अंग्रेजों ने स्पेशली भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके लिए ही बनाई थी। इस जेल में किसी के आने पर बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। सावरकर ने खुद लिखा कि सेलुलर जेल में सुबह उठते ही उनसे एक बंद कमरे में नारियल का तेल निकालने वाला कोलू चलवाया जाता है। कोलू चलाना इतना कठिन होता है कि एक चक्कर निकालने में ही पूरी दम निकल जाती है। अगर धोखे से कोलू रुक भी गया तो पीछे खड़े अंग्रेज सिपाही उनमें कोड़े बरसाने लगते हैं। बदबू के साथ उन अंधेरे कमरों में भीषण गर्मी होती थी जिससे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी, लेकिन पूरे दिन में 2 कटोरी पानी मिलता था। अगर 3 कटोरी अगर आपने पानी पी लिया तो उसके लिए कोड़े पड़ते थे। नहाना तो बहुत दूर की बात है, हफ्तों तक खड़े रखा जाता था और टॉयलेट में भी बैठने की परमिशन नहीं थी। कैदियों को अपने ही कमरे में मलमूत्र त्यागना होता था
और ऐसा करने के लिए वे मजबूर थे और इतनी यातनाओं के बाद भी उनको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। और ये नर्क जैसा दंड सावरकर ने 4 जुलाई 1911 से 20 मई 1921 तक सहा। नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हत्या हुई थी और उस केस में इनको काले पानी की सजा दी गई थी। सावरकर पर रिसर्च करने वाले निरंजन तकले बताते हैं 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भिजवाई थी और उसी पिस्टल का इस्तेमाल हत्या में हुआ था। दोस्तों, जब सावरकर सेलुलर जेल में आए तो उनकी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है। जेल में उनके द्वारा काटे गए 9 साल 10 महीनों ने उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति विरोध बढ़ने के बजाय विरोध को खत्म ही कर दिया था। निरंजन तकले सावरकर के बारे में बताते हैं कि सावरकर की जिंदगी को मैं कई भागों में देखता हूँ। उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा एक रोमांटिक क्रांतिकारी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखी, जिसमें बहुत अच्छे शब्दों में सेकुलरिज्म की वकालत की थी। और गिरफ्तार होने के बाद उनका रियलिटी से सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान की जेल पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा, वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार मर्सी पिटीशन फाइल किए, यानी कि माफीनामा दिए, और 2 मर्सी पिटीशन इनकी फैमिली के द्वारा आए थे। इन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा था कि ये ब्रिटिश माता के बेटे हैं और प्रॉमिस करते हैं ब्रिटिश से कि जितने काम ये ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे हैं वे सब काम बंद कर देंगे। और इन मर्सी पिटीशन की बदौलत उनको और उनके भाई को उस सेलुलर जेल से निकाल दिया गया और रत्नागिरी जेल में डाल दिया गया 1921 में, जहां ये 1924 तक रहते हैं। इसके बाद उन्हें वहां से भी रिहा कर दिया गया। अब लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये उनकी रणनीति थी, एक चालाकी थी, एक चाणक्य नीति थी किसी तरह से वहां से निकलने की, क्योंकि देश के लिए कुछ भी कर पाना जेल के अंदर से बहुत ही मुश्किल था। वे बाहर आकर ही देश के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जेल से बाहर निकलने के बाद भी। जैसा इन्होंने ब्रिटिश सरकार से वादा किया था कि वे ब्रिटिश सरकार के कभी खिलाफ नहीं जाएंगे, और ये वादा उन्होंने निभाया भी। 1923 में इन्होंने एक किताब लिखी, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व शब्द इन्होंने ही पॉपुलर किया था। हिंदू के लिए इनकी डेफिनेशन में इन्होंने हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को शामिल किया और मुस्लिमों और क्रिश्चियंस को अलग कर दिया। सावरकर पर स्टडी करने वाले निरंजन तकले बताते हैं कि सावरकर ने वायसराय लिनलिथगो के साथ एक लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है। हिज मेजेस्टी की सरकार को अब हिंदुओं की तरफ मुड़ना चाहिए और उनके समर्थन के साथ काम करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट अब इतने क्लोजली बाउंड है कि अब हिंदुओं और ग्रेट ब्रिटेन के लिए दोस्त बन जाना जरूरी है और पुरानी दुश्मनी की अब कोई आवश्यकता। कांग्रेस गांधी और मुसलमानों का विरोध कर, अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे 60 रुपए महीना, और वो अंग्रेजों की ऐसी कौन सी सेवा करते थे, और वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले ऐसे इंसान थे। अब दोस्तों, इस सवाल में दम तो है। दोस्तों, आशुतोष मुखर्जी लिखते हैं कि अंडमान की जेल के बाद वो गंजे हो गए थे। उन्हें तंबाकू सूंघने की आदत पड़ गई थी, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश करी, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आई। वो कभी कभी शराब भी पी लिया करते थे। नाश्ते में 2 उबले अंडे और दिन में कई प्याले चाय के। उनको मसालेदार खाना बहुत पसंद था, खासकर मछली। सावरकर की इमेज को सबसे ज्यादा धक्का तब लगा जब गांधी जी की हत्या के लिए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें सावरकर भी शामिल थे, लेकिन ठोस सबूतों की कमी की वजह से उनको बरी भी कर दिया गया। 1966 में उनकी मृत्यु के बाद भी भारतीय राजनीति में वो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग फिगर है। या तो वो आपके लिए हीरो होंगे या फिर विलेन। साल 2014 में जब संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी सावरकर की तस्वीर के सामने अपनी रेस्पेक्ट बयां करने के लिए गए, तो महात्मा गांधी से उनकी पीठ फिर गई, क्योंकि गांधी जी का चित्र ठीक उनके सामने था। ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो गांधी जी की विचारधारा से आपको पीठ मोड़नी होगी। अगर आपको गांधी जी की विचारधारा को स्वीकारना है तो सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। और शायद यही वजह है कि सावरकर आज तक एक पोलराइजिंग फिगर है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।